नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का। ये एकमात्र ऐसा शो है जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं और लेते भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे आप देखते हैं। रात को 9 बजे जनमत में हर रोज मेरे साथ जनमत, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय रहने वाले हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिनसे आपको अवगत कराएंगे। जी हां, मोदी 3.0 के मापदंड क्या होने वाले हैं। जी हां, आज क्या है, आज देखिए आखिरी दिन है। कल जो है महत्वपूर्ण दिन है जब पीएम मोदी शपथ लेने वाले हैं। तो मोदी 3.0 के मापदंड क्या होंगे और कौन आएगा मंत्री पद में, किसको चुना जाएगा, नहीं चुना जाएगा, उस पूरी कैबिनेट के क्या मापदंड होंगे वो आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, मोदी के मंत्री कौन होने वाले हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि किसको चुना जाएगा, किसको नकारा जाएगा, कौन कंटिन्यू करेगा। क्या जो पहले से बड़े बड़े मंत्री पद पे जो बैठे थे उनको वो मंत्री पद मिलेगा, वो मिनिस्ट्री मिलेगी, वो देखने वाली बात होगी। और आगे बढ़ के हमने बात अब करने वाले हैं आपके साथ, हिंसा हब बन चुका है बंगाल। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा हुई, चुनाव के बाद भी हिंसा हुई, उसका भी विश्लेषण आप देखेंगे जनमत में। थोड़ा सा इंतजार करिए। अब ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है जिसमें खालिस्तान को समर्थन, एक तरीके से यहां पर एक जब सीआईएसएफ की जो ये लेडी जवान थी जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, तो ये खालिस्तान की ओर कैसे चला जाता है, खालिस्तान का कैसे कनेक्शन इसमें बिठा दिया जाता है, ये आपको हम समझाएंगे। और कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा ये भी आपको जानना जरूरी है। और देश की जनता से जुड़ा हुआ, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ, और विद्यार्थियों के लिए हम हमेशा आवाज उठाते हैं, और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ नीट का मामला, और नीट के अंदर क्या माफिया हैं, क्या इसीलिए धांधली हो रही है, इसीलिए गलतियां हो रही हैं, गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। चलिए, जनमत में खबर की शुरुआत आज हम करेंगे एनडीए की सरकार से, जो अब नए फेवर, नए तेवर और नए कलेवर के साथ नजर आ रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर इस नई तेवर वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल कैसा होगा, आखिर किस आधार पर एनडीए मंत्रियों के नाम का चयन करने वाली है, और आखिर इस नई सरकार को लेकर क्या रहने वाली है एनडीए की रणनीति। क्योंकि कल पुराने संसद में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक, और उस बैठक में दिखे एनडीए के नए तेवर के बाद से मोदी 3.0 की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के आकार को लेकर देश की दिलचस्पी और तीव्र कर दी है। तो मोदी 3.0 के इसी नए मंत्रिमंडल के आकार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक और अपनी संगठन की जीत के बाद सरकार बनाने की ओर लगातार बढ़ रही एनडीए, तो वहीं दूसरी ओर अपनी हार को जीत का झूठा जामा पहनाता इंडी कुंडबा, जिसे अब ना चाहते हुए भी शांति से एनडीए को सरकार बनते हुए और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात विपक्ष के इस दुख की नहीं है, यहाँ बात एनडीए की उस नई रणनीति की है जिसका ध्यान उसे अपनी सरकार में रखना होगा। जहां इस बार एनडीए का ध्यान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दिल जीतने की ओर होगा, जहां सरकार मजबूरी और समझौतों का संदेश नहीं देने वाली और भ्रष्टाचार के आरोपियों को गंभीरता से भी लेगी। वहीं एनडीए की इस नई रणनीति के अनुसार राज्यसभा के मंत्रियों की संख्या इस बार कम हो सकती है और सरकार गुटबाजी करने वाले नेताओं से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देगी। वहीं इस बार एनडीए के मंत्रिमंडल में मोदी 3.0 के तहत मोदी सरकार का नया तेवर दिख सकता है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। जहां इस बार केवल जाति के आधार पर मंत्री नहीं चुने जाएंगे, मंत्रियों को चुनते समय बीते लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन भी देखा जाएगा। साथ ही मंत्रियों के पिछले पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को भी देखा जा सकता है, जहां पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड की भी जांच की जा सकती है। और नए फ्लेवर वाले एनडीए की इस नई सरकार में वही मंत्री रिपीट होंगे जिनके मंत्रालय का प्रदर्शन पिछले कार्यकाल से अच्छा रहा होगा। कल पुराने संसद में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक और उस बैठक में दिखे एनडीए के नए तेवर के बाद से ही
मोदी 3.0 की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के आकार को लेकर देश की दिलचस्पी तीव्र कर दी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसा होगा मोदी 3.0 के इस नए मंत्रिमंडल का आकार, जहां इस बार ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर एनडीए किस आधार पर मंत्रिमंडल में मंत्रियों को मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में किसको चुना जाएगा, किसको नकारा जाएगा और क्या मानदंड होंगे, क्या मापदंड होंगे जिसके तहत चुनाव होगा उस मंत्री का। तो देखिए, ये हमारा एनालिसिस है। हम कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नहीं चुने जाएंगे मंत्री, चुनावी प्रदर्शन के आधार पर चुने जाएंगे मंत्री। कि चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहा, यह भी एक मानदंड होगा। पिछले पोर्टफोलियो में कैसी थी परफॉर्मेंस, ये भी बताया जाएगा। पिछले पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस को भी यहां पर एक तरीके से एनालाइज किया जाएगा, उसको परखा जाएगा, समझा जाएगा और उस पोर्टफोलियो में कैसी परफॉर्मेंस थी उसी आधार पर ये मानदंड हैं, मापदंड हैं। और पिछले 5 सालों में कैसा रहा रिपोर्ट कार्ड, ये कि भाई कैसी परफॉर्मेंस रही है, जनता ने पसंद किया नहीं, वो भी देखा जाएगा। वहीं मंत्री रिपीट होंगे जिनके मंत्रालय का प्रदर्शन पिछले कार्यकाल से अच्छा रहा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिपीट किया जा सकता है कि भाई जो पहले एक मंत्री उसने मंत्रालय संभाला था, व्यक्ति ने, एक मंत्री ने अगर अच्छा किया तो उसको वापस मिलेगा, मिलना चाहिए। और फिर हमारा एनालिसिस ये भी कहता है राज्यसभा से मंत्रियों की संख्या जी कम होगी, ये भी एक हो सकता है, ये तो होगा ही। और रणनीति क्या है वो हमने आपको बताया। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए कि क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। राज्यसभा से मंत्रियों की संख्या होगी कम। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दिल जीतने का प्रयास होगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दिल जीतने का प्रयास किया जाएगा। वहां पर जो था परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, कार्यकर्ताओं को महत्व देने का संदेश दिया जाएगा। तो गुटबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। जो गुटबाजी करते हैं उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा, जो गुटबाजी करते हैं उनको हटाया जाएगा, दूर रखा जाएगा। और सरकार मजबूरी और समझौतों का संदेश नहीं देने वाली है। भ्रष्टाचार के आरोपियों को गंभीरता से लिया जाएगा, उनके आरोपों को गंभीरता से लिया जाएगा कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको सीरियसली एनालाइज किया जाएगा और फिर एक्शन लिया जाएगा, फिर उनको नुकसान हो सकता है। इस खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। हमारा आपसे प्रश्न था, फिट और हेल्दी मंत्रिमंडल जो है बना पाएंगे नरेंद्र मोदी, ये हमारा प्रश्न था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाके हमने आपसे पूछा, 84% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 16% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत जनमत में जनता जनार्दन की ही चलती है। और आपने कहा है फिट और हेल्दी मंत्रिमंडल बना पाएंगे मोदी, 84% ये मत कहता है, वोट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनमत में हमारी अगली खबर भी नई मोदी सरकार से जुड़ी हुई है, जिसमें हम बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 की। जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कल 9 जून की शाम शपथ लेने जा रहे हैं। जिस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं ऐसे में कुछ आम चर्चा होती दिख रही है कि मोदी सरकार की नई कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे होंगे। वहीं यह चर्चा और दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बार केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। ऐसे में उसे एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ रही है। और इस स्थिति में यह बात तो साफ है कि इस बार की कैबिनेट में बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और जेडीयू के नेताओं को भी मौका दिया जाएगा, देना पड़ेगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और अब मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर रशाकशी जारी है। एनडीए में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में लगी है।
हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। नए मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन से नए मंत्री शामिल होंगे और कौन से मंत्री अपनी जगह बने रहेंगे, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। और इसी बीच मंत्री पद के संभावित चेहरों के नाम की चर्चा तेजी से हो रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह मिल सकती है और कौन से पुराने चेहरे रिपीट होंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि विदिशा लोकसभा सीट से बम्पर जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान को मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस लिस्ट में चिराग पासवान, पवन कल्याण, अनिल बलूनी, जीतन राम मांझी, दुष्यंत सिंह जैसे नाम शामिल हैं। अगर हम बात करें तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले जो नाम तय माने जा रहे हैं, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल का नाम शामिल है। हालांकि इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस पर भी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है कि मोदी 3.0 में कौन फिक्स है, कौन मिक्स है, तो मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा। इन मंत्रालयों में नहीं होगा बदलाव, यह हमारा अनुमान है। गृह मंत्रालय में बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत होता है। 3.0 के मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा रहेगा, उसी में यह महत्वपूर्ण है। और इन मंत्रालयों में एक रक्षा मंत्रालय में भी शामिल आप इसको कर लीजिए। रक्षा मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं होगा, विदेश मंत्रालय में भी बदलाव नहीं होगा, ऐसा जान पड़ता है। वित्त मंत्रालय में भी आप समझिए कोई बदलाव होने का अनुमान नहीं होगा, और नहीं होगा ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं। रेल मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होता है, ये हमारा अनुमान है। और आप देखिए परिवहन मंत्रालय की भी बात करें तो इसमें भी बदलाव नहीं होगा। ये वो मंत्रालय हैं जहां पर मंत्रिमंडल का स्वरूप जो है, जहां बदलाव नहीं होगा। मंत्रालय में नए चेहरे होंगे शामिल, जी हां, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा शामिल होगा। ये मंत्रालय के अंदर जो है नई चीज है कि नए चेहरे कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान मंत्रालय में नए चेहरे के रूप में शामिल होंगे। चिराग पासवान का भी यहां पर महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पवन कल्याण जनसेना पार्टी के मुखिए, आप देखिए जब बात हम करते हैं चंद्रबाबू नायडू की तो फिर पवन कल्याण की भी बात महत्वपूर्ण है। मंत्रालय में नए चेहरे होंगे शामिल। अनिल बलूनी का भी नाम जो है वो भी यहां पर सामने आ रहा है, लेकिन इस पर मोहर जो है वो अभी लगना बाकी है। और जितेन राम मांझी भी मुख्य तौर पर हम यहां पर आ सकती है और जितेन राम मांझी को मौका दिया जा सकता है। और मंत्रालय में नए चेहरे जो शामिल होंगे उनमें इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। दुष्यंत सिंह महत्वपूर्ण नामों में से एक, मंत्रालय में नए चेहरे के रूप में शामिल हो सकते हैं, शामिल होंगे, ये भी अनुमान है। और ये 3.0 के मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा उसी के बारे में ये हमारी चर्चा आपके साथ। तो ग्राफिक्स भी देखी आपने, रिपोर्ट भी देखी, और इसी पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, वो भी देख लीजिए। इस बार मोदी की टीम में दिखेगा नया फ्लेवर, क्या हाँ या ना, ये हमारा आपके साथ प्रश्न था। उसका उत्तर आपने दिया हर प्रश्न की तरह, हर खबर पर जैसे आप प्रश्न में उत्तर देते हैं, परसेंटेज आपका बताते हैं हम यहां पर आपके शो में। इस बार मोदी की टीम में दिखेगा नया फ्लेवर, तो 87% लोग कहते हैं हाँ कुछ तो बदलाव है, कुछ नया जरूर होगा। 13% लोग कहते हैं नहीं, हमें नहीं लगता कि बदलाव होगा। सभी के मत का यहां पर आदर करते हुए और यह भी बताते हुए कि बहुमत कहता है 87%, 87% कहता है इस बार मोदी की टीम में दिखेगा नया फ्लेवर। लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आ चुके हैं और लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी है। अब चुनाव के खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल में जगह जगह हिंसा शुरू हो गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार हिंसा को रोकने में विफल रहती है तो वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ को अगले 5 वर्षों तक, ये नहीं कि भाई थोड़ा आगे तक बढ़ाया, जैसे चुनाव आयोग ने बोला कि कुछ समय तक चुनाव के बाद जो है ये आर्म्ड फोर्सेस, ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, मौजूद रहेंगे, नहीं,
कोर्ट ने कहा अगर ये चुनाव पर लगाम नहीं लगी, रोक नहीं लगी तो सीएपीएफ को यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को अगले 5 वर्षों तक राज्य में तैनात रहने के लिए कहा जा सकता है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आ चुके हैं और लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ी। अब चुनाव के खत्म होने के बाद बंगाल में जगह जगह पर हिंसा शुरू हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को कई हिस्सों में कई घटनाएं सामने आई। कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी से जुड़े लोगों ने बंदूक से हमला कर दिया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जबकि 24 परगना में कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों और दफ्तरों में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद राज्य भर में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। बीजेपी ने जहां टीएमसी पर आरोप लगाए, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने भी दावा किया कि यह झड़प भाजपा के भीतर प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाद के कारण हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर राज्य में आतंक का राज फैलाने का आरोप लगाया और इसके पहले कोलकाता उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर राज्य सरकार हिंसा को रोकने में विफल रहती है तो वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अगले 5 वर्षों तक राज्य में तैनात रहने के लिए उन्हें कहा जा सकता है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंदा और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने राज्य की ममता बनर्जी की सरकार को निर्देश दिया कि वो हिंसा से प्रभावित लोगों को ईमेल के माध्यम से राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे। पीठ ने आगे कहा कि हम किसी भी कीमत पर राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह याचिका राष्ट्रवादी आईएनजीवी नाम के संगठन द्वारा दायर की गई थी और इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के तुरंत बाद एक विशिष्ट राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण चुनाव के बाद की हिंसा का सामना करना पड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने ये भी दावा किया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही है। अदालत ने डीजीपी संजय मुखोपाध्याय को 10 दिनों के भीतर चुनाव के बाद हिंसा की मिली शिकायतों की संख्या, दर्ज की गई एफआईआर की संख्या और उसके बाद की कार्रवाई यदि कोई हो, इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस को प्राप्त शिकायतों को तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो खबर आपने देखी और जाना कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी हमने आपको बताया था पिछली एपिसोड में। लेकिन अब आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारा प्रश्न आपसे था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिससे पहले ट्विटर कहते थे, हमने आपसे पूछा था पश्चिम बंगाल में डर में है क्या बीजेपी कार्यकर्ता? तो 94% 94% लोगों ने हां में जवाब दिया, यस में जवाब दिया, 6% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो इसका मतलब है जनता का मत कहता है, जनमत कहता है कि पश्चिम बंगाल में डर में है बीजेपी के कार्यकर्ता। तो इतना बुरा हाल वहां पश्चिम बंगाल में हो चुका है और इसके बारे में विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को भी और वहां की सरकार को भी। जनमत में आगे बढ़ते हैं। अब बात सीआईएसएफ की उस महिला सिपाही की करेंगे जिसकी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटिया करतूत पर इंडी गठबंधन भरपूर समर्थन दे रहा है। वहीं किसान नेता द्वारा सम्मान देने की बात कही जा रही है। पहलवान बजरंग पुनिया भी आरोपित महिला के समर्थन में उतर आए हैं। गायक विशाल डडलानी ने तो कुलविंदर कौर को नौकरी तक ऑफर कर दी है। वहीं दूसरी ओर सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को हिरासत में ले लिया गया है, जहां इस महिला सिपाही कुलविंदर कौर ने अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए कंगना से माफी भी मांगी। लेकिन क्या सच में उसने अपनी मां पर कंगना द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर थप्पड़ मारा या विपक्ष की किसी साजिश में शामिल होकर उसने कोई संदेश सबने मिलकर भेजा है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद चुनी गई कंगना रनौत के साथ बीते गुरुवार को जब वो दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ पहुंची तो खालिस्तानी के द्वारा थप्पड़ मारा गया और कंगना को भद्दी गाली गलौज देने की घटना सामने आई।
इसी कड़ी में थप्पड़ मारने वाली खालिस्तानी सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को हिरासत में लिया गया, जहां इस खालिस्तानी महिला जवान कुलविंदर कौर ने अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए उनसे माफी भी मांगी। लेकिन क्या सच में उससे अपनी मां पर गंगा द्वारा दी गई टिप्पणी को लेकर थप्पड़ मारा, या विपक्ष की किसी साजिश में शामिल होकर उन्होंने कोई संदेश भेजना चाहा? क्योंकि यह अधिकार किसी को नहीं होता है कि किसी के द्वारा की गई टिप्पणी पर उसको अपना अपमान समझकर कानून हाथ में ले। सीआईएसएफ महिला जवान की घटिया करतूत पर विपक्ष मतलब इंडी गठबंधन खालिस्तानी महिला का भरपूर समर्थन दे रहा है। वहीं किसान नेता द्वारा सम्मान देने की बात बोली जा रही है। पहलवान बजरंग पूनिया भी आरोपित खालिस्तानी के समर्थन में सामने आए। गायक विशाल डडलानी ने कुलविंदर कौर को नौकरी भी ऑफर कर दी। लेकिन जब भारत में 1984 में हुआ सिख नरसंहार इसे याद नहीं है, जब कांग्रेस नेताओं के इशारे पर सिखों का कत्लेआम मचाया गया था, वहीं इस नरसंहार को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में इसे जायज भी ठहराया था। कांग्रेस आज भी इस घटना को लेकर माफी नहीं मांगती। लेकिन वहीं जब लोकसभा सांसद कंगना के द्वारा दी गई टिप्पणी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता सीआईएसएफ महिला जवान की घटिया करतूत पर आग लगाने का काम करते हैं, और यहीं से देश की जनता को विपक्ष के द्वारा बनाए गए षड्यंत्र को समझना चाहिए। क्योंकि जब कांग्रेस नेताओं के इशारों पर सिखों का कत्लेआम मचाया गया था, तो वो क्या था, इसका जवाब भी सीआईएसएफ महिला जवान की इस घटिया करतूत पर बहुत बड़ा सहारा बन रहे विपक्ष, अभिनेता, पहलवान और किसान नेताओं को देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने आज तक सिखों के नरसंहार पर माफी नहीं मांगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद चुनी गई कंगना रनौत के साथ हुई घिनौनी घटना पर आज पूरा विपक्ष और अन्य लोग सीना चौड़ा कर रहे हैं। सीना चौड़ा तो तब किया जाता है जब खुद के गिरेबान में झांक लिया जाता है, लेकिन झांके कैसे जब ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। खबर आपने जानी और इसी पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न जो पूछा उसका भी उत्तर देख लीजिए। जो एक्स पर आपसे हमने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपने दिया है। कुलविंदर कौर को सस्पेंड करना सही है, हां और ना में जवाब देना था। 90% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि हां, कुलविंदर कौर को सस्पेंड करना बिल्कुल सही था। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब बात करेंगे नीट की, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की। जी हां, आपको बता दें कि इस वर्ष आयोजित हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ रहा है। विवाद की शुरुआत परीक्षा के आयोजन से शुरू हो गई थी। पहले परीक्षा लीक के आरोप लगे और रिजल्ट आने के बाद उसमें गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। वहीं देश भर से परीक्षा को पुनः आयोजित करने की मांग उठ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एनटीए निदेशक ने कहा, अगर समिति को लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए तो हम इसका आयोजन करेंगे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया था, जिसके लिए देश भर में 557 व विदेशों के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। करीब 24 लाख छात्रों ने इस वर्ष परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा होने के बाद पेपर लीक के भी आरोप लगे, और हालांकि एनटीए ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हुई और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। विवाद तेजी से तब आगे बढ़ा जब 4 जून को एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया। आपको बता दें कि इस वर्ष रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल की, और रिजल्ट देखने के बाद कई अभ्यर्थियों ने अंकों में अनियमितता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस अनियमितता के कारण ही शीर्ष 67 अभ्यर्थियों में एक ही केंद्र के 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। यह आरोप अंकों में वृद्धि को लेकर लगाया गया। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया और कहा कि छात्रों के उच्च अंक प्राप्त करने के पीछे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय की बर्बादी के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स जैसे कुछ कारण हैं। नीट का पेपर 720 नंबर का होता है और हर सवाल 4 नंबर का होता है, और गलत उत्तर पर 1 अंक ही नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई छात्र अगर सभी सवाल सही करता है तो उसके 720 में से 720 आते हैं, और अगर एक सवाल छोड़ देता है तो उसके 716 अंक आएंगे। ऐसे में तर्क दिया गया कि किसी भी छात्र के 718 और 719 अंक आना असंभव है।
इस पर एनटीए की तरफ से कहा गया कि परीक्षा समय के नुकसान का पता लगाया गया और ऐसे उम्मीदवारों को अनुग्रह अंकों के साथ मुआवजा दिया गया, इसीलिए उनके अंक 718 या 719 भी हो सकते हैं। तो वही नीट यूजी गड़बड़ी मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अहम बैठक की है। नीट रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। बैठक में पेपर लीक की खराब से लेकर ग्रेस मार्क्स और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का टॉप करना आदि कारण शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एनटीए निदेशक ने कहा कि अगर समिति को लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए तो हम इसका आयोजन भी करेंगे। एनटीए ने कहा कि ये मामले की कमेटी जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी हम आपको बता दें हैं कि भाई नीट पेपर लीक को लेकर इसके पीछे क्या कोई एग्जाम माफिया है। जी हां, तो 91% लोग ये मानते हैं कि हां, नीट पेपर लीक के पीछे एग्जाम माफिया है और यही इसका कारण है, इसको खराब करने का। नीट पेपर में ये जो तरीके पर परेशानियां आ रही हैं उसी के चलते आप समझिए कि नीट पेपर लीक अगर हो रहा है तो उसमें एग्जाम माफिया शामिल है। ये आप कह रहे हैं जनमत में, क्योंकि आप जो वोट करते हैं वही दिखाते हैं, वही प्रतिशत हम आपको दिखाते हैं और वो प्रतिशत में आया है 91% लोग कहते हैं कि भाई हां, नीट पेपर लीक के पीछे एग्जाम माफिया है और बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम हर बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका आपसे कहीं ना कहीं सरोकार है, बच्चों से सरोकार है। और कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, पूरी मीडिया, पूरी प्रेस ऐसे मुद्दों को उठाएगी, हम तो जरूर उठाएंगे। जनमत में अब बात करेंगे आज हुई कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक की, जहां अब सोनिया गांधी को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिसे पार्टी के नेताओं ने एक मत से स्वीकार कर लिया था। सोनिया गांधी इस साल फरवरी में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। ये एक शक्तिशाली और दुर्भावनापूर्ण मशीनरी के खिलाफ लड़ाई थी। कई लोगों ने हमें खारिज कर दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दृढ़ नेतृत्व में हम डटे रहे। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। इसमें सभी स्तरों पर हमारी पार्टी को पुनर्जीवित किया है। सोनिया गांधी ने बैठक के दौरान राहुल गांधी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, अभूतपूर्व व्यक्तिगत राजनीतिक हमलों से लड़ने के लिए राहुल गांधी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा, संसद में कांग्रेस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत के सहयोगियों की ताकत से भी हमें बल मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के संबंध में सोनिया ने कहा, हम उन राज्यों में अपनी स्थिति सुधारने पर भी विचार करना चाहिए हमें, जहां हमारा प्रदर्शन हमारी अपेक्षाओं से काफी कम रहा है। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और बाकी तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सारी बातें सुनाते हैं। बोलेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। हमारी लीडर फिर से सीपीपी लीडर बनी और हमको मार्गदर्शन करते रहेगी और इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुना हमने सर्वसम्मति से और उन्होंने उस पद को स्वीकार किया। एलओपी के लिए कुछ बात हुई राहुल गांधी जी के नाम के लिए? राहुल जी को बताना है क्या है। तो ये बात हो गई हुई मीटिंग में कि राहुल जी के एलओपी के लिए आज तो इसका चुनाव था सीपीपी के लीडर। एक बहुत ही भावुक पल था जब हमने दोबारा आदरणीय सोनिया गांधी जी को सीपीपी चेयरपर्सन के हिसाब से उनका समर्थन किया और उन्होंने इस पद की जिम्मेवारी दोबारा ली। हमें सब याद है कि आज से लगभग 2.5 साल पहले जब हमारी दल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे याद है कि एक प्लेनरी में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हम सभी को संबोधन करते हुए कहा कि वी विल ओवरकम। इन्होंने जब ये बातें की
तो सचमुच हम बहुत भावुक हुए और हमारे दिल में एक साहस जागी और उसी के उन्हीं शब्दों के नतीजे आज आपको वर्तमान की सीपीपी पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग में सीपीपी चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी को सर्वसम्मति से दोबारा से चयनित करने का काम किया गया। उनका जो नेतृत्व रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है, उनका अनुभव रहा है, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लिए वो मैं समझता हूँ लाभदायक रहेगा। और सीपीपी चेयरमैन के रूप में कांग्रेस को आने वाले समय में किस प्रकार से इंडिया अलायंस आगे जाए, उस बात को सोनिया गांधी जी अपना मार्गदर्शन दे पाएंगी। तो ये आज हमने चयनित करने का काम किया। तो देखिए, आज जो कहानियां थी वो तो यही थी, सारी जो स्टोरीज थी, जो न्यूज़ थी वो तो यही थी। लेकिन अब से हमने शुरू किया है एक नया सेक्शन जनमत में, जिसे हम कहते हैं सुविचार। और हर दिन हम आपको एक नई खबर, एक नई बात बताते हैं। और आज हम आपको क्या बताने वाले हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा कि आज का सुविचार क्या है। क्योंकि खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी रहता है, हर एपिसोड में, हर खबर में, हर न्यूज़ चैनल में। लेकिन जीवन में परेशानियां बहुत होती हैं और इसीलिए आपको एक सुविचार की आवश्यकता है। देखिए, आज के सुविचार में जनमत में मैं शिवम दत्त मेहता आपको एक नई कहानी बताऊंगा। देखिए, हर किसी के जीवन में एक कहानी होती है और आज हम आपको जनमत के सुविचार सेक्शन में एक नया संदेश, एक नई कहानी, एक सीख देने का प्रयास करेंगे। एक कहानी मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार ट्रेन से सफर कर रहा था। उस परिवार में से एक 24 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। उसने कहा, पिताजी देखो, पेड़ पीछे जा रहे हैं। उसके पिताजी मुस्कुराए और पास बैठे एक युवा जोड़े ने, एक दंपति ने 24 साल के लड़के के बच्चे के बचकान, मतलब एकदम बच्चे की तरह बचकाने व्यवहार को दया की नजर से देखा। और अचानक फिर से वह 24 साल का लड़का फिर से चिल्ला उठा, पिताजी देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। दंपति विरोध नहीं कर सके और बूढ़े व्यक्ति से कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने लड़के को अस्पताल ले गया था और हम अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से अंधा था और आज उसे आंखें मिली हैं। तो देखा, दुनिया में हर एक व्यक्ति की एक कहानी है। इससे पहले कि आप लोगों की वास्तविकता जानें, उनका मूल्यांकन ना करें। सच्चाई आपको चौंका सकती है। तो ये आज का सुविचार था और इसको ध्यान से सुनिएगा आप। हर बार आपके लिए रोज हम लेकर आएंगे और इसको याद भी रखिएगा। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।